नमस्कार, मैं भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज मैं बंगाल की बीजेपी बिखर रही है क्या, इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहता हूँ। आपको मालूम है कि बीजेपी ने जोर शोर से पिछला चुनाव लड़ा था जो 2-3 महीने पहले हो चुका है, और ममता बनर्जी उसी ताकत से फिर लौटकर सत्ता में आ गई है। बीच में लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस का सफाया हो गया, बीजेपी नंबर 2 की पार्टी बनी है, और अब बंगाल में 2 पार्टी सिस्टम हो गई है। यानी गुजरात या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या समझो राजस्थान में जैसे कांग्रेस और बीजेपी 2 ही पार्टियाँ हैं, वैसी ही बंगाल में अब 2 पार्टियाँ बची है। एक तो सत्ता में टीएमसी है, ममता बनर्जी की पार्टी, और दूसरी बीजेपी है। 2019 के पहले बंगाल में बीजेपी थी ही नहीं, लेकिन 2019 आने तक बीजेपी ने इतनी जोर शोर से अपनी ताकत बढ़ाई कि 2019 की लोकसभा चुनाव में बीजेपी 2 नंबर पार्टी बन गई थी। लेकिन वो चुनाव देश के लिए यानी पार्लियामेंट के लिए था, इसलिए उसमें तो मेरा ख्याल है कांग्रेस दो सीटें कांग्रेस की आ गई, और बाकी पूरा का पूरा बंगाल या तो बीजेपी या तो टीएमसी ऐसा बट गया। इस विधानसभा चुनाव में शायद दो साल बाद विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें तो बची कुची लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस खत्म हो गई, पूरी खत्म हो गई। अब तो 2 ही पार्टियां बची है, लेकिन जिस ढंग से चुनाव के रिजल्ट आए और फिर से ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी जीत गई, उसके बाद जो हिंसा चालू हो गई, और बीजेपी को जिन्होंने वोट दिया, बीजेपी का जिन्होंने काम किया, उनके खिलाफ हिंसा करने का, हत्या, रेप, बलात्कार, जो कुछ गुनाह माने जाएंगे, आगजनी, सब कुछ किया टीएमसी वालों ने। और वहाँ की गवर्नमेंट भी उनको शामिल थी, कुछ हुआ नहीं। और कुछ तो हजारों बीजेपी के समर्थक जो थे वो भागकर असम चले गए। तो इस हालत में क्या बीजेपी टिकेगी? बंगाल में बीजेपी 2 नंबर की पार्टी बनी है, सच बात है, लेकिन बहुत सारे देश भर के लोगों को एक सवाल सता रहा है कि क्या अगला चुनाव यानी 2024 का लोकसभा चुनाव या उसके बाद का असेंबली चुनाव आने तक बीजेपी बंगाल में बचेगी क्या? क्योंकि लोग डरते हैं, हिंसा होती है तो लोग डरते हैं, और डरने वाले को तो भागना पड़ेगा या तो मरना पड़ेगा, ये तो खुली बात है। और ये तो बंगाल में पिछले 3-4 दशकों से चल रहा है। तो वहाँ ममता के खिलाफ भी यही हथियार चल रहा था, हिंसा का। फिर भी ममता और उनके जो साथी थे वो डटे रहे, बंगाल में डटे रहे, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने लेफ्ट फ्रंट को ख़त्म किया। नहीं तो आज जो टीएमसी वाले कर रहे हैं, पहले यही लेफ्ट फ्रंट वाले करते थे। लेकिन ममता उससे डरी नहीं और हारी भी नहीं, डटकर खड़ी रही, अड़िग रही और जीत गई। सत्ता का जो ये था पलटा। तो बीजेपी पहला ही चुनाव जीतने निकली थी, उतना तो आसान नहीं था। ये मैंने इसके पहले मराठी में बहुत बार बताया था। शायद लगता था कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन गड़बड़ नहीं हुई, फिर भी बीजेपी को वोट कम नहीं मिले। मैं बार बार वो आंकड़े सुनाना चाहता हूँ कि टीएमसी को बड़ा भारी बहुमत मिला है, 213 सीटें मिली है, मानता हूँ मैं, लेकिन 2,80,00,000 इतने वोट मिले हैं। तो बीजेपी को कुछ कम वोट नहीं मिले, बीजेपी को भी 2,20,00,000 वोट मिले, यानी टीएमसी को 60,00,000 वोट ज़्यादा मिले। गणित के हिसाब से अगर हम देखें तो अगर 4 वोट बीजेपी को मिले हैं तो टीएमसी को 5 वोट मिले।
इसका मतलब बंगाल की जनता बीजेपी को नकार कर नहीं गई है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, टीएमसी से वोट कम मिले हैं, लेकिन बंगाल में अगर टीएमसी से कोई लड़ सकता है तो सिर्फ बीजेपी लड़ सकती है, यही जनता का वर्डिक्ट है। रिजल्ट जो सामने आया वो हमें समझना चाहिए। अब इसमें एक बात होती है कि 2 मई और ममता गई, ये जो घोषणा थी, या इस बार 200 पार, ये बीजेपी की जो स्लोगन थी, इससे बहुत सारे सामान्य जन होते, गरीब लोग होते, वो बीजेपी के पास आए थे, लेकिन वो तो लड़ने वाले होते नहीं, लड़ते हैं कार्यकर्ता। पार्टी का जो बड़ा निष्ठावान साथी होता है वो तो लड़ने के लिए डटकर खड़ा हो जाता है, लेकिन गांव कस्बे में, गली मोहल्ले में जो छोटे छोटे लोग होते हैं वो तो लड़ नहीं सकते। वो अपना पेट पालने के लिए हर रोज़ कुछ ना कुछ रोजगार करते हैं, काम करते हैं, और उससे निकलकर पार्टी के लिए आते हैं, काम करते हैं। वो लड़ नहीं सकते। और गुंडे अगर आप पर हमला करने आए तो टिक नहीं सकते। इसलिए फिर से जब ममता की सत्ता आई और टीएमसी वालों ने जो हिंसा मचाई, रेप हुए, बलात्कार हुए, आगजनी हुई, हत्याएं की गई है, लोगों को जख्मी किया गया है, घर लार लूटे गए हैं, उसके बाद ऐसे जो छोटे छोटे लोग होते हैं, गरीब तबके के, मजबूर होते, वो तो लड़ नहीं पाते, उनको जान बचाकर भागना ही पड़ता है। लेकिन इसका मतलब पार्टी खत्म हो गई ऐसा नहीं होता। यही तो परीक्षा की घड़ी होती है। देखिए, इस चुनाव के बाद अगले लोकसभा चुनाव तक, यानी 3 साल 2.5 साल कम से कम बीजेपी को जोर शोर से लड़ना ही पड़ेगा। तो जो लड़ने वाले हैं वो भागेंगे नहीं, वो टिक कर रहेंगे, अड़िग रहेंगे अपनी जगह पर, और टीएमसी के गुंडों से भी लड़ेंगे। अगर ममता को भी लड़ना पड़ा है तो बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है। बिल्कुल पहले दिन से मैं बोल रहा हूँ कि ये बीजेपी के लिए भी बंगाल की राह आसान नहीं है। वोटर आम आदमी जो होता है तो चोरी चुपके देता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो ईवीएम जो है, वो ईवीएम से पता चलता है किस बूथ पर हमको कम वोट मिले हैं, तो वहाँ हमले हो गए। लेकिन डटकर खड़ा रहना पड़ेगा, और शायद इससे ही डरकर बहुत सारे बीजेपी के और बीजेपी में आए हुए नेता घबरा गए। आपको तो मालूम है, पिछले 4 साल से जो मुकुल रॉय टीएमसी से बीजेपी में आए थे और विधानसभा चुनाव तक बीजेपी के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे, वो तो सबसे पहले डरकर वापस चले गए। सबसे पहले डरे और वापस चले गए। लेकिन उनकी गलती है ऐसा मैं नहीं मानता कि वो डरे भी है, लेकिन उनको कुछ सत्ता का हिस्सा चाहिए, तो वो वापस चले गए। लेकिन बाबुल सुप्रियो जो 7 साल से बंगाल के बीजेपी के प्रतिनिधि बनकर सेंटर में मिनिस्टर रहे, उनको मिनिस्ट्री से ड्रॉप किया गया, तो वो भी पॉलिटिक्स से संन्यास ले रहे, राजनीति से संन्यास ले रहे। उन्होंने वैसी घोषणा की है। फिर आकर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले। बाबुल सुप्रियो असल में राजनीतिज्ञ है ही नहीं। वो तो फिल्म इंडस्ट्री से है और गाना वगैरह गाते हैं, तो वो तो झुंड होकर आए थे और शायद डर कर चले गए। अब मिनिस्टर नहीं रहे तो अपने को उतनी सिक्योरिटी नहीं रहेगी वगैरह वगैरह, उनको लगा होगा। लेकिन और एक बात है, उनको ड्रॉप क्यों गए? वो आसनसोल से एमपी है, लेकिन उनका जो चुनाव क्षेत्र है वहाँ की पूरी 6 सीट टीएमसी जीत गई और बीजेपी हार गई। तो इनकी जिम्मेदारी बनती है। असल में उन्होंने खुद होकर इस्तीफा देना चाहिए था कि भाई मेरा जो इलाका है या मेरा जो चुनाव क्षेत्र है, अगर उसमें एक भी बीजेपी का एमएलए चुनकर नहीं आया है तो मुझे तो रिजाइन करना पड़ेगा।
प्रायश्चित लेना पड़ेगा, लेकिन वो भी उन्होंने नहीं लिया। उनको जब ड्रॉप किया गया तब वो बोल रहे हैं कि मैं संन्यास लेता हूँ राजनीति से, ना दूसरी पार्टी में जाऊँगा, ना बीजेपी में पॉलिटिक्स करूँगा, यानी जब तक सांसद हूँ बीजेपी के साथ रहूँगा, उसके बाद पॉलिटिक्स से निकल जाऊँगा, ये उन्होंने घोषित किया है। तो इससे बहुत सारे लोगों को लगता है कि बीजेपी अब बंगाल में बिखर जाएगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने जो 50 साल से ज़्यादा राजनीति का स्टडी किया, अभ्यास किया है, परिशीलन और विश्लेषण किया है, उससे मेरा आकलन ये है कि बीजेपी से बहुत सारे लोग निकल जा सकते हैं, जो टीएमसी से आए वापस जा सकते हैं, क्योंकि वो तो सत्ता के साथ रहे थे। अगर बीजेपी की सत्ता नहीं आई और टीएमसी की आई तो टीएमसी के साथ जाएंगे। लेकिन जो नेता होते, देखिए इतने लोग टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आ रहे थे, फिर भी बहुत सारे नेता थे, मिनिस्टर थे, लेकिन ममता डटकर अपनी नीति पर खड़ी रही थी, एग्रेसिव थी, लड़ रही थी, व्हील चेयर पर बैठकर घूम रही थी। तो उसको लड़ना बोलते हैं दोस्तों, लड़ना चाहिए। बाकी उनकी नीति है, उसके खिलाफ मैं बोलूँगा, लेकिन ये जो लड़ाकू प्रवृत्ति है ममता के पास, किसी भी लेवल का जो राजकीय नेता होता है, राजनीतिक नेता होता है, उसमें वो लड़ाकू प्रवृत्ति होनी चाहिए, टेंडेंसी, नहीं तो उसका राजनीति में काम नहीं है। हाँ, सत्ता का हिस्सा मिलता है इसलिए आएंगे, एकेडमिकली बोलेंगे, वो नहीं चलता है। जब जमीनी तौर पर राजनीति होती है तो लड़ाकू होना ही पड़ता है। और इसलिए आगे चलकर बीजेपी में जो रहेंगे वो सिर्फ लड़ने वाले रहेंगे, और वही तो पार्टी खड़ी कर देते ना। जब आखिरी मोमेंट में जब चुनाव आ जाता है तो जिनको फ़ायदा चाहिए वो आ जाते हैं, जिनका नाम है बड़ा, जो सेलिब्रिटी है, वो तो चुनाव के फ़ायदे लेने आते हैं, पार्टी का फ़ायदा उठाने आते हैं। लेकिन लड़ने वाले जो होते हैं वो कोई सत्ता का पद मिले, पोस्ट मिले या ना मिले, पार्टी में रहते, उस विचारधारा के रहते और लड़ते रहते, और ऐसे ही लोग पार्टी खड़ी कर देते। मोदी जी तो 2014 में आए, तब तक यूपी में पार्टी किसने चलाई थी? यूपी में बीजेपी 2009 में चौथे नंबर पर चली गई थी। एक नंबर पर मेरा ख्याल है कांग्रेस थी, 2 नंबर पर एसपी थी, 3 नंबर पर बीएसपी थी, और 4 नंबर पर बीजेपी चली गई थी। सिर्फ 10 एमपी बीजेपी के थे 2009 में। वहाँ से उठाकर बीजेपी को 71 सीट तक मोदी जी लेकर आए। तो अकेले मोदी जी के ग्लैमर से नहीं आए, मोदी जी की लोकप्रियता इतना फर्क नहीं लाती। फर्क वो कार्यकर्ता देते हैं जो किसी भी परिस्थिति में पार्टी का काम करते रहते हैं, डटकर खड़े रहते हैं और लड़ते हैं। मैं मानता हूँ कि आज भी इतनी हिंसा होने के बावजूद अगर बंगाल में ऐसे कार्यकर्ता है और बड़ी संख्या में है, जो लोग 2 करोड़ 20 लाख वोट लाते हैं, इसका मतलब कम से कम 2 या 3 लाख लड़ाकू कार्यकर्ता, वर्कर्स बीजेपी के पास बंगाल में है, आज भी है, और वो नहीं भागेंगे। हाँ, बाबुल सुप्रियो, मुकुल रॉय ऐसे जो निकल जाते हैं, उससे पार्टी छोटी या बड़ी नहीं होती, पार्टी कार्यकर्ताओं से होती है। और मोदी जी उसी कार्यकर्ताओं का नेतृत्व कर कर बीजेपी को यहाँ तक ले आए हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि जो टूट कर जा रहे हैं या निष्क्रिय हो रहे हैं, डिमोरलाइज हो गए, उनसे पार्टी बनेगी भी नहीं और चलेगी भी नहीं। जो आज भी हिंसा के बावजूद वहाँ खड़े हैं, लड़ रहे हैं, ऐसे लाखों कार्यकर्ता है बीजेपी के पास, और वो अगले चुनाव तक बंगाल में बड़ा परिवर्तन लाएगी। बीजेपी बंगाल में बिखरेगी नहीं है, बिखरेगी नहीं। 3 साल बाद लोकसभा चुनाव है, उसमें आपको बड़ा बदलाव दिखाई देगा। बस इतना बोलकर रोकता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।